हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की कुछ चीज़ें रिवाइज करी थी। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी जाके तो एक बार उसको भी देख लेना। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स रिवाइज करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम वेव फंक्शन। ठीक है, क्या चीज़? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स सीयूईटी को टारगेट करते हुए ये चीज़ें हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हालांकि सीयूईटी का और आईआईटी जैम का सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, बट फिर भी सीयूईटी के लिए थोड़ा सा और इलेबोरेट करके जहाँ जहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें बतानी होंगी वो भी मैं बताता हुआ चलूँगा। वहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो बन सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत हम लोग करेंगे वेव फंक्शन से। ठीक है, वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन जो कि किसी भी एक पार्टिकल के बारे में अपने अंदर सारी की सारी जानकारी अपने अंदर निहित रखता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल वेव फंक्शन। इसको हम लोग साई से दिखाते हैं। ठीक है, सिंपल साई से दिखाते हैं। अब इसमें जो है वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि इसमें आपको स्टेटमेंट बना के बहुत प्रेम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेव फंक्शन के बारे में कौन कौन सी दो चीजें सही हैं। लाइक आपको स्टेटमेंट वन दिया गया है कि वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज स्क्वायर इंटीग्रेबल। ठीक है, स्टेटमेंट टू, वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए। अब बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर रॉन्ग। सो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज इसके हम पूछ सकते हैं। तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज होती है कि वेव फंक्शन हमारा होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ये चीज हमें याद रखनी है, कॉन्टिन्यूअस होता है। दूसरा हमारा डिफरेंशिएबल होता है। तीसरा हमारा ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल चीजें भी मतलब अपने माइंड में रखनी है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी माइंड में रखनी, कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये सीयूईटी कुछ भी बना सकता है। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम वेव फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करा के ऑल रेंज पे, अगर हम टोटल रेंज पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो एक फाइनाइट नंबर देता है। ये होता है हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब। अब यहीं पे बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। अगर एक वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इस फाइनाइट क्वांटिटी का जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यानी नॉर्मलाइज का मतलब क्या हो गया? साई स्टार साई dx फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कंप्लीट रेंज जहां से भी, जहां तक हमें फंक्शन गिवन है, जो भी उसकी गिवन रेंज है, हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा है, क्योंकि मान लिया है कि वेव फंक्शन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए होता है। अब किसी भी क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन जो दिया होगा वो किस तरह से दिया जा सकता है? दो तरीकों से दिया जा सकता है। एक तरीका जो होगा वो आपको एक पर्टिकुलर आइगन स्टेट के फॉर्म में दिया होगा। एक पर्टिकुलर आइगन स्टेट का मतलब क्या है कि इस तरह से दिया होगा कि साई एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स ए इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरह से दिया होगा कोई एक पर्टिकुलर आइगन स्टेट। दूसरा, ये पहला तरीका हो सकता है आपको वेव फंक्शन गिवन होने का। साई एक इस तरह से गिवन हो सकता है। दूसरा किस तरह से गिवन हो सकता है? वो आपको डिफरेंट डिफरेंट आइगन स्टेट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया जा सकता है। यानी ये क्या था? सिंपल एक हमारे पास आइगन स्टेट थी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट आइगन स्टेट्स के। यानी इस तरह से कांस्टेंट इनटू पहली हमारे पास आइगन स्टेट साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस सोन, इस तरह से दिया जा सकता है। तो दो तरीकों से ये आपको गिवन हो सकता है जो हमारे पास वेव फंक्शन है। एक हमारे पास एक पर्टिकुलर आइगन स्टेट, मतलब आइगन स्टेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे जो फाई 1 फाई 2 है, ये क्या है? ये किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट आइगन स्टेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पार्टिकल इन अ बॉक्स की, किसकी? पार्टिकल इन अ बॉक्स की। तो अभी हालांकि मैं इसको आगे बताने वाला था, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसको लें तो पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए हम वेव फंक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि साई 1x या फाई 1 लिख लो। ठीक है, फाई 1x क्या होता है? ए साइन
एन पाई एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, पाई एक्स बाई एल। भाई इसका एक्चुअल फॉर्म क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होती है, √2 बाई एल, √2 बाई एल ये होता है, तो अब रखी दो डायरेक्ट √2 बाई एल। फाई टू क्या हो जाएगा, फाई टू क्या होता है हमारे पास, फाई टू होता है √2 बाई एल साइन 2 पाई एक्स बाई एल। तो यहां पे जो फाई वन फाई टू है वो ये चीजें हैं, तो या तो आपको ये वेव फंक्शन गिवन होगा या तो इनका सुपरपोजिशन गिवन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन होगा। ठीक है, इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन हो सकता है, दो तरीकों से आपको दिया जा सकता है। अब अगर इस तरह से आपको वेव फंक्शन गिवन है, आपको केवल एक स्टेट दी गई है, एक पर्टिकुलर स्टेट दी गई है, तो आपको करना क्या है, यहां पर पहली बात तो हमें देखना है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। नॉर्मलाइज चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर नॉर्मलाइज है वेव फंक्शन हमारा, तो वहां पर हम चीजें जो भी हमसे रिक्वायर्ड क्वांटिटीज होगी हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे नॉर्मलाइज करेंगे। क्या बात क्लियर है, पक्का? अच्छा, फिर यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार साई इंटू डी एक्स फ्रॉम द इन द रिक्वायर्ड रेंज। जिस भी रेंज में हमें प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उस रेंज की लिमिट रखेंगे। लाइक हमसे बोला जा रहा है कि ये पार्टिकल इन अ बॉक्स है, इसका ये वेव फंक्शन गिवन हो रहा है, आप बताओ L/2 से L/3 तक पार्टिकल के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उस रेंज को आप यहाँ पे रखोगे जो भी गिवन रेंज होगी। ठीक है, गिवन रेंज, ध्यान रखना इन चीजों को। गिवन रेंज में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये बात होगी इस वाले फंक्शन की। यहां पर अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी यहां पे निकालने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ब्रैकेट साई। ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो हमें सिर्फ दो दिए गए, दो स्टेट्स का सुपरपोजिशन दिया गया है। ठीक है, दो स्टेट्स का सुपरपोजिशन दिया गया है, तो आप एक काम करो, जब इसको कैलकुलेट करो, जब टी को आप निकालोगे तो हम पहले लिखेंगे कि ब्रासाई कितना आ जाएगा हमारे पास, C1 स्टार इंटू ब्रा फाई वन प्लस C2 स्टार इंटू ब्रा फाई टू। करेक्ट है? तो आप जब यहां से ब्रैकेट साई फाइंड करोगे तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे, तो C1 इंटू C1 स्टार हो गया मॉड C1 स्क्वायर इंटू फाई वन 1 हो गया। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि फाई वन 1 होगा, फाई टू 0 होगा। मतलब खुद के साथ जो ये होते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। मतलब खुद के साथ आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 आ जाएगा, खुद का दूसरे के साथ कराओगे तो 0 आ जाएगा। तो आप जब इसका इसके साथ कराओगे तो स्मॉट C1 स्क्वायर फाई वन 0 हो गया, इसका इसके साथ कराओगे ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका इसके साथ 1, इसका इसके साथ 0, फिर इधर आ जाओ, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 1, तो प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1। अगर ये चीज 1 के बराबर है मतलब हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड है। क्या यहां तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा भाई, ठीक है। तो हमने बताया कि दो तरह के वेव फंक्शन हो सकते हैं, मतलब एक गिवन जो क्वेश्चन हो सकता है उसमें दो तरह के वेव फंक्शन आपको गिवन हो सकते हैं। एक हमारा एक पर्टिकुलर आइगन स्टेट के फॉर्म में, दूसरा हमारा डिफरेंट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के सुपरपोजिशन के फॉर्म में हमें गिवन हो सकता है। तो हमें दोनों तरीकों से प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए। और दोनों केसेस में हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, इसमें ये बन रही है, यहाँ पर हमारा जो भी इसको रख के आ जाए वो भी कंडीशन मिल सकती है। ठीक है, अब हमसे बोल दे रहा है कि बताओ एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। क्या चीज, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए कहाँ लिखूं, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, सिंपल, हमारे पास किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर मान लो हमें इस केस में दिया जा रहा है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू उस वाले केस में, यानी ये हमें इस तरह का वेव फंक्शन गिवन होगा, यानी साई एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x दिया होगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो निकालते हैं वो इस तरह से करते हैं, इंटीग्रेशन साई स्टार इनटू a, जो भी ऑपरेटर, जिस भी ऑपरेटर की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है वो ऑपरेटर इनटू साई इनटू dx, इस तरह से एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या बात क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब क्या, पहले हमें a जो ऑपरेटर, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या, जो भी वेव फंक्शन, देखो समझो बात को कि हमें वेव फंक्शन दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हमें
पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन उस वेव फंक्शन के अंदर दी गई है। पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन उस वेव फंक्शन के अंदर है। अब हमें चाहिए कि हम उस वेव फंक्शन से पार्टिकल का मोमेंटम निकाल लें। हम क्या करें? उस पार्टिकल का मोमेंटम निकाल लें। तो हम करते क्या है वास्तविकता में कि उस मोमेंटम की हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। जिस भी चीज की हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए होती है उसकी हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा ठीक है, बात समझ आ रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो। ठीक है, बात समझ आई? लाइक कर दो। चलो ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। अच्छा, अगर हमें इस तरह का वेव फंक्शन दिया गया है, साई इज इक्वल टू C1 φ1 प्लस C2 φ2, इस तरह से वेव फंक्शन दिया गया है, तो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं? A इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू साई A साई। क्या बात क्लियर है? ये करते हैं। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो हम दोनों जगह पे, यहां पे भी प्रोबेबिलिटी, जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसका हम डिवाइड करा देंगे। यहां पर कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट साइन। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो ऑलरेडी ये क्वांटिटी कितनी होगी? 1। ये भी कितनी होगी? 1। अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो इनका डिवाइड करा लेंगे, है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज और देखो, यहां पे एक चीज और देखो कि देखो, अगर जब हम ये कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को साई पे ऑपरेट कराते हैं। हम ए को साई पे ऑपरेट कराते हैं। ठीक है, ए को साई पे जब हम ऑपरेट कराएंगे तो हमारे पास साई क्या था? साई क्या था हमारे पास? ये था। ठीक है, तो ए को जब साई पे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? C1 A φ1 प्लस C2 A φ2। करेक्ट है? करेक्ट है यहां तक? अब A φ1 और A φ2 ये हमें क्या देगा? A φ1 हमें देगा उस पर्टिकुलर ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग उस पर्टिकुलर आइगन स्टेट की वैल्यू। समझ रहे हो? इस आइगन स्टेट में इस ऑपरेटर की क्या रेस्पेक्टिव वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। मान लो हमें वैल्यू मिल रही है A1 क्या मिल रही है? A1 φ1। ठीक है, यहां जब इसको ऑपरेट करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? A2 φ2। इसका मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू इक्वेशन। ये आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशंस लिखी हुई है, जहां पे ये है इस ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग। क्या बोला मैंने? जहां पर A1 है A के करस्पॉन्डिंग इस आइगन स्टेट की आइगन वैल्यू। क्या है ये? आइगन वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया? आइगन ऑपरेटर। और ये क्या हो गई? पूरी आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशन आपको याद रखनी। अब करना क्या होता है? जब हमने ए को ऑपरेट करा दिया, अब फिर हमें क्या करना है? ब्रास आई लगाना है इस पे। तो जब ब्रास आई लगाएंगे तो ब्रास आई इंटू ए इंटू साई क्या आएगा हमारे पास? C1 A1 इंटू, अब इसको आप लगा लो अपने हिसाब से, मॉड C1 स्क्वायर इंटू प्लस C2 A2, कुछ इस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो भी इसमें A1 A2 की वैल्यू उस हिसाब से आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां पे हमने इसकी बात करना, ये होता है हमारे पास एक ऑपरेटर। हमने जैसे बताया कि जब हम बात करते हैं कि वेव फंक्शन में सारी की सारी हमारे पास जानकारी है, तो हमें चाहिए कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की, लाइक हमारे पास मोमेंटम हो या काइनेटिक एनर्जी हो या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो, इन चीजों की वैल्यू क्या होगी इस पार्टिकल के लिए। यानी एक पार्टिकल है जो कि बॉक्स में है, तो इस बॉक्स के लिए इस पार्टिकल की मोमेंटम क्या होगा, इस पार्टिकल मोमेंटम क्या होगा, इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो उसको हम निकालते हैं ऑपरेटर की सहायता से। तो जिस तरह से सबसे पहला मान लो हमारे पास ऑपरेटर है मोमेंटम का ऑपरेटर। क्या है? मोमेंटम का ऑपरेटर। तो उसको हम लिखते हैं इस तरह से, मोमेंटम ऑपरेटर, जहां पे ए की जगह मोमेंटम ऑपरेटर लिखेंगे जिसकी वैल्यू होती है -i h क्रॉस डेल डेल एक्स, -i h क्रॉस डेल डेल एक्स। ठीक है, ये होता है मोमेंटम ऑपरेटर। मान लो हमें बोल दीजिए काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो होता है -h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m -h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। और पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर सिंपल Vx से मल्टीप्लिकेशन होता है। जो भी पोटेंशियल हमको गिवन है उससे मल्टीप्लाई करा दो वेव फंक्शन का
हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो अच्छा पोजीशन के करस्पॉन्डिंग सिर्फ पोजीशन का उससे मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाई बाई एक्स, इसमें भी मल्टीप्लाई बाई भी, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें भी एक्स से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर क्या हो जाता है हमारे पास, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। ये क्या है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर, जिसको हम हैमिल्टोनियन में बोलते हैं। ये वन डायमेंशन में हैमिल्टोनियन है। ये क्या है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। अगर 3 डायमेंशन में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूं, प्लस 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 वी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3 डायमेंशन में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इसको जब हम साई पे ऑपरेट कराएंगे, इसको जब हम साई पे ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी, टोटल एनर्जी मिलेगी और साई मिल जाएगा। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है अपने आप, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को बोलते हैं हम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। बात क्लियर है, तो क्या बन गई हमारे पास, देखते ही देखते अपने आप ने क्या किया, एनर्जी ऑपरेटर को, टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हमने साई पे लगाया, तो हमें ऑब्वियसली हम ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे ऑपरेट करा रहे हैं, हमें उसकी एक आइगन वैल्यू मिलेगी और साथ में साई मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनी इसको बोलते हैं श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अच्छा, अगर ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, तो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, अच्छा भाई ऐसा भी होता है कुछ। देखो, जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास हम सिंपल जो हमारे पास इस ये पूरा है, ठीक है, इसको ऐसे रखो, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एच क्रॉस डेल डेल टी, ठीक है, आई एच क्रॉस डेल डेल टी इंटू साई, ठीक है, इज इक्वल टू एच साई या ई साई इंटू ई साई। ये है हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। यानी कुछ जिस तरह का काम हमारे पास ये ऑपरेटर हैमिल्टोनियन कर रहा था, कुछ उसी तरह का काम हमारे पास अगर टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है तो हम इस तरह का अगर उस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू उसमें भी मिलती है, और इसको बोलते हैं हम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। क्या बात क्लियर है, ठीक है, सही है। इसको हम एच साई के बराबर वैसे जनरली लिखते हैं, एच साई इज इक्वल टू दिस, तो उसके बराबर ये आ ही जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, इसमें कभी कभी हमसे कम्यूटेटर अलजेब्रा की भी थोड़ी सी बातें होती हैं। कम्यूटेटर अलजेब्रा में के भी क्वेश्चंस आपको थोड़ा ध्यान से करने हैं। यहाँ पे कम्यूटेटर अलजेब्रा का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी, ये आपका कम्यूटेटर ब्रैकेट दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि शॉर्ट में बहुत आसानी से इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये होता है कम्यूटेटर ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है हमारे पास कम्यूटेटर ब्रैकेट। कम्यूटेटर ब्रैकेट, ठीक है, अगर ए बी इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 आ रहा है तो हम बोलते हैं ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। क्या बोलते हैं, ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, ए एंड बी कम्यूट विद ईच अदर। ठीक है, ए एंड बी कम्यूट करते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, अगर ए एंड बी कम्यूट करते हैं, इसमें कुछ चीजें, कुछ जो अलजेब्रा है आपको ध्यान रखनी होती है। वो क्या होती है कि अगर हमारे पास दिया गया कुछ इस तरह से एफ ए, ठीक है, एफ ए कॉमा बी, सम फंक्शन दिया गया है यहाँ पर ए का कॉमा बी, इस तरह से हमें कम्यूटेटर ब्रैकेट दिया गया है। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं डेल बाई डेल ए इंटू एफ ए। ठीक है, अंदर लिखेंगे हम ए कॉमा बी, ये अलग है। ठीक है, ये अलग हो गया और इसमें मल्टीप्लाई हमारा कम्यूटेटर ब्रैकेट आ जाएगा। मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक्स पी एक्स, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट क्या होता है, आप इसको सॉल्व करोगे, इसका कम्यूटेटर ब्रैकेट आएगा हमारे पास आई एच क्रॉस, आई एच क्रॉस।
ठीक है। अब मान लो ये आपको गिवन है, ये आपको पता है, आपसे पूछ लिया गया ये कि एक्स स्क्वायर पी एक्स, तो ये आपका एक एक्स का फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या करेंगे, डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है हमारे पास, कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट एक्स कॉमा पी एक्स। ठीक है, एक्स कॉमा पी एक्स की वैल्यू क्या है, आई एच क्रॉस, इसको आगे कर लो आई एच क्रॉस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर एफ ए ना देकर के हमें एफ बी भी दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मान लो हमें इस तरह से दिया गया है कि ए एफ बी, ठीक है, ये दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे, सिंपल डेल बाई डेल बी एफ बी कॉम्यूटेटिव ब्रैकेट ए कॉमा बी, सिंपल इस तरह से आ जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, ओके, इतनी बात हमें समझ आ चुकी है। और क्या क्या पूछ सकता है इसमें, ये बात हमने कम्यूटेटिव ब्रैकेट की करी। कम्यूटेटिव ब्रैकेट में एंटी कम्यूटेटिव जो होता है ना, एंटी कम्यूटेटिव उसका ब्रैकेट ये वाला होता है, ए कॉमा बी, ये होता है एंटी कम्यूटेटिव का ब्रैकेट। इसमें क्या होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ए बी प्लस बी ए, इसमें माइनस के प्लस होता है एंटी कम्यूटेटिव में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा भाई, और क्या बात कर सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं, और हम बात कर सकते हैं, अभी जो हमने बात शुरू कर दी पार्टिकल इन अ बॉक्स की, उसके वेव फंक्शंस वगैरह आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके वेव फंक्शंस आपको याद रखने हैं, क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जीज याद रखनी है, ठीक है, ट्रांजिशन से याद रखने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है वो याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, जो हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स है, 1D बॉक्स या 2D बॉक्स 3D बॉक्स सबकी बात कर ले सकते हैं। बॉक्स की अगर हम बात करते हैं तो 1D बॉक्स के लिए जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन क्या होता है, √2/L साइन n पाई x/L, ये होता है। ठीक है, इसके लिए जो हम एनर्जी लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि एनर्जी E इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2ml²। ठीक है, ये होता है 1D बॉक्स के लिए वेव फंक्शन, और ये होती है एनर्जी। अच्छा भाई, इसमें जो वेव फंक्शन बनता है उसका कुछ फॉर्म इस तरह से होता है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन कैसा होता है, n इज इक्वल टू 1 के लिए वेव फंक्शन होता है इस तरह का। ठीक है, जो n इज इक्वल टू 2 है उसके लिए वेव फंक्शन किस तरह का होगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए वेव फंक्शन होता है इस तरह का। ठीक है, ये बॉक्स है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 के लिए वेव फंक्शन होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का वेव फंक्शन होता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटीज आती हैं उसका स्क्वायर करने पर आती है। प्रोबेबिलिटीज कैसे आएंगी, प्रोबेबिलिटीज, उसको मैं नीचे बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी उसका स्क्वायर कर दो, इस वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दोगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। n इज इक्वल टू 1 के लिए इसका स्क्वायर करोगे इस तरह का हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए इसका स्क्वायर करोगे तीसरे वाले का ऐसा हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए। ये प्रोबेबिलिटीज है। मॉड साई स्क्वायर एक्स, ये क्या है हमारे पास, साई एक्स, ये बात क्लियर। अच्छा, इसमें जब आपसे बोला जाए एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, किसकी, मान लो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी जाए, तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना आता है। इसकी डायरेक्ट मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख रहा हूँ L/2। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये होमवर्क में करोगे, सॉल्व करके देखो x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू L/2 आ रही है क्या। ठीक है, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है 0, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है 0। फिजिकली क्या होता है कि जैसे भाई पार्टिकल यू भाग रहा है, तो जितना हमारा एक्स में आ रहा है, सॉरी जितना हमारा इधर पॉजिटिव में आ रहा है उतना ही हमारा निगेटिव में जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के अल्टीमेटली जो पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। अच्छा भाई, ओके 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 ओके, और क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर 2D बॉक्स की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए, 2D बॉक्स में होता है क्या, सिंपल जो वेव फंक्शन है उसको हम दो वेव फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। x, y अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे, √2/Lx इंटू साइन n पाई x/Lx इंटू साइन n पाई y/Ly। ठीक है, ये हो गया वेव फंक्शन। एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी भी हम सुपरपोजिशन के फॉर्म में लिख देंगे, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, E nx ny। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे भी nx ny। ठीक है, एनर्जी कैसे लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे हम nx²/Lx² प्लस ny²/Ly² इंटू π²h²/2m। ठीक है, ये होती है एनर्जी। अच्छा, इसमें डिजेनरेसी का कॉन्सेप्ट भी आएगा, क्योंकि हमारे पास इसमें दो nx और इसमें nx भी है ny भी है, तो इसमें डिजेनरेसी का कॉन्सेप्ट भी आएगा कि यानी सेम एनर्जी की वैल्यू के लिए दो एनर्जी लेवल पॉसिबल हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें जो डिजेनरेसी होती है
वो मान लो हमारे पास हम बात करें कि ग्राउंड स्टेट, ठीक है, फिर उसके बाद फर्स्ट एक्साइट ग्राउंड स्टेट की डीजेनरेसी क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कितनी एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो उनकी जो डीजेनरेसी उसको आप डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डायरेक्ट याद रखो कि इसका जो याद रखने का तरीका होता है वो होता है 1 to 1 2 ये होती है 2D लेवल के लिए, 2D बॉक्स के लिए डीजेनरेसी का फॉर्मूला 1 to 1 2 यानी ग्राउंड लेवल के लिए डीजेनरेसी 1, फर्स्ट एक्साइटेड के लिए 2, सेकंड सेट, ध्यान रखना काउंटिंग कहां से करनी है, ये ग्राउंड लेवल होता है, इसको फर्स्ट वन बोल देना, ये ग्राउंड है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर हम 3D बॉक्स की बात करें, 3D बॉक्स की बात करें, 3D बॉक्स में क्या होगा, अब मैं उसको लिख नहीं रहा हूं पूरा, बस यहाँ पर जैसे √2/LX √2/Ly, यहाँ पे क्या जाएगा √2/LZ, तीसरा एक टर्म और हो जाएगा NZ पाई Z/LZ, ठीक है। और एनर्जी में क्या जाएगा, एक टर्म और जुड़ जाएगा NZ²/LZ², वो टर्म आपका जुड़ जाएगा। मैं डिजेनरेसी सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या होती है 1 3 1 3 3 1 6 3 3 6, ये होती है इसकी डिजेनरेसी। मतलब मैं सिंपल ऐसे याद रखता हूँ ताकि ग्राउंड स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से याद रखता है, इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, आप सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखो कि डिजेनरेसी क्या होती है 1 3 3 1 6 3 3 6, ठीक है। अच्छा भाई, ओके। अब इसमें हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की भी बात कर सकते हैं, किसकी, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी आपकी एनर्जीज क्या होती है, डिजेनरेसी क्या होती है, थोड़ी थोड़ी सी बातें अगर याद रखोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अगर हम 1D की बात करें तो उसके लिए जो एनर्जी होती है n+12 h कट ओमेगा, सिंपल h कट ओमेगा। अगर हम ये 1D के लिए है, अगर 2D के लिए बात करें तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये En है, ENX NY क्या आ जाएगा NX + NY + 1 h क्रॉस ओमेगा। 3D के लिए क्या आती है एनर्जी, 3D के लिए जो एनर्जी आती है होती है ENX NY NZ, क्या आएगा यहाँ पे NX + NY + NZ + 3/2 h कट ओमेगा। इसके लिए तो कोई डिजेनरेसी होगी नहीं क्योंकि इसमें n एक ही है, इसमें NX है NY है, यहाँ पे जो डिजेनरेसी होती है वो होती है n डिजेनरेसी D = n + 1/2, n + 1/2। यहाँ पर जो डिजेनरेसी होती है वो होती है n + 1 n + 2 2 या 6/2 होता है सर, n + 1 n + 2/2। इसको एक बार मैं चेक करके बताऊंगा, शायद आपको मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं रहा, एक बार चेक कर लेना खुद से, ठीक है, क्या होता है n + 1, क्योंकि फॉर्मूला शीट जो है, मतलब फॉर्मूला शीट जो होगी वो आपका अपलोडेड होगी कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, उसमें एकदम मिला मैच कर लेना, कहाँ से मिला होगी इसको, फॉर्मूला शीट से, ठीक है। मेरे को एग्जैक्टली फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी नहीं है उसकी, तो आप एक बार फॉर्मूला शीट से मैच कर लोगे, जो कि अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये, ठीक है, शेयर भी कर दिया करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्या ही दिक्कत है ना, एक बटन ही तो दबाना है और शेयर कर दो फटाक से, ठीक है। तो डिजेनरेसी जो होती है वो ये होती है, ये हमारी 2D के केस में, ये हमारी 3D के केस में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे एनर्जी पूछी जा सकती है, और कुछ बन सकता है क्या, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। इतना भी आपने अगर बहुत अच्छे से कर लिया है, जितना मैंने आज की क्लास में कंप्लीट कराया है, तो आप मतलब 90% क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो बिना किसी हिचक के, ठीक है। तो आई होप आज की बातें क्लियर हो गई होंगी, अगर बातें क्लियर हो गई तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर एक बार लिख दिया करो कि हाँ चीज़ें क्लियर हैं, जो भी इस बात समझ आई नहीं आई, अगर कहीं डाउट भी आता है तो उसको भी आप लिख दो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। मेरा तो यही काम है आपका डाउट क्लियर कर रहा है, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में। अगर और भी किसी टॉपिक पे मैं और भी टॉपिक्स प्लान कर रहा था, जैसे थर्मोडायनामिक्स पहले प्लान किया, फिर उसके बाद क्वांटम प्लान किया, आपकी मांग भी आ रही थी क्वांटम की, तो इस वजह से मैंने ये भी और प्लान किया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, और इसके अलावा भी आप जो टॉपिक चाहो वो टॉपिक मैथमेटिकल वगैरह जो भी चाहो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे टाइम आता जाता है, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध कराने की, ठीक है। चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।